नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। रिश्तों की डोर बेहद ही नाजुक होती जा रही है। इसे लंबी उम्र तक स्वास्थ्य और खुशहाल बनाए रखने के लिए प्यार, इज्जत, समझदारी, एक दूसरे के प्रति भरोसा होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। ये फैक्टर्स आपकी शादीशुदा जिंदगी में नहीं है या फिर धीरे धीरे कम होने लगे हैं तो रिश्तों का टूटना लाजमी है। धीरे धीरे रिश्ते टूटते नजर आते हैं। अक्सर आप खबरें सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि फलां के पति ने गुस्से में आकर के अपनी पत्नी की गला घोट करके हत्या कर दी। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पत्नियों के खिलाफ जो है साजिश जो रची जाती थी, अब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। पतियों के खिलाफ पत्नियां साजिश रच रही है, वो भी जानलेवा साजिशें सामने आ रही है। चाहे मेरठ की घटना हो या फिर औरैया की घटना हो या फिर मुजफ्फरनगर की घटना हो। पिछले साल बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस की बात अगर कर ली जाए तो अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर घर में कलह, कमजोर आर्थिक हालात जैसी वजह जो है वो सामने आती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों 7 जन्मों का रिश्ता कमजोर हो रहा है? क्या अब जन जन के साथ वाली बात पुरानी हो गई है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मेरठ का सौरभ हत्याकांड अभी देश भूला भी नहीं था कि देश के अलग अलग शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पति पत्नी के बीच किसी तीसरे के आ जाने से रिश्ता खूनी दहलीज तक जा पहुंचा है। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था और शव को ड्रम में दफना दिया था। दूसरी तस्वीर औरैया की है। यहाँ शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही प्रगति ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और मौका मिलने पर उसे मरवा डाला। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। यहाँ शादी के 2 साल बाद पिंकी ने पति को कॉफी में जहर दे दिया। और चौथी तस्वीर बेंगलुरु की है, जहाँ पति ने पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें सूटकेस में पैक कर दिया। अनुज शर्मा इस वक्त अस्पताल में आईसीयू वार्ड में है और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अनुज शर्मा की पत्नी पिंकी ने जान से मारने की नीयत से उन्हें कॉफी में जहर देकर पिला दिया। दरअसल 2 साल पहले अनुज शर्मा की शादी पिंकी शर्मा से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और इसका कारण था शादी से पहले पिंकी का किसी और से अफेयर। कहा जा रहा है कि शादी के बाद भी पिंकी शर्मा अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में थी, उससे फोन पर बातें करती थी, जिसकी भनक अनुज शर्मा को हुई। अनुज शर्मा ने आपत्ति दर्ज की, जिसके चलते आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे। भाभी देख रही है, भाभी ने कोई एक्टिविटी नहीं करी, क्या हुआ क्या ना हुआ सिर्फ देखती रही, अपने कमरे में चली गई। मौसी भैया के साथ थी, मौसी ने इसके दोस्तों को बुलाया, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके, फिर वो उसे इसके दोस्त मेरे भाई के हॉस्पिटल ले गए। आरोप है कि पति को रास्ते से हटाने के लिए पिंकी ने अपने प्रेमी के संग साजिश रची और 25 मार्च को मौका पाकर कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया। फिलहाल अनुज शर्मा अस्पताल में भर्ती है। वहीं परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेंगलुरु में राकेश नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर न सिर्फ उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर दिया, बल्कि पत्नी के पिता को फोन कर जानकारी भी दी। हेलो, मैंने आपकी बेटी को मार दिया है, आपकी बेटी का शव सूटकेस में रखा है। ये शब्द बेंगलुरु में रहने वाले राकेश के हैं। इस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या ही नहीं की, बल्कि हत्या के बाद ससुर को फोन कर बताया भी। जरा सोचिए इस शख्स के जहन में अपनी पत्नी के लिए कितनी नफरत भरी होगी। मृतक गौरी पिछले ही महीने अपने पति राकेश के साथ बेंगलुरु आई थी, लेकिन आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। मकान मालिक ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। ಆಮೇಲೆ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಲೇಡಿದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್। बहरहाल बीते कुछ समय से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पति पत्नी का रिश्ता तार तार होता दिखाई दिया है। चाहे फिर वो मेरठ की घटना हो या बेंगलुरु की, वजह कोई भी रही हो, रिश्ते में कड़वाहट ने अपराध की दस्तक दे दी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एक के बाद एक जीवन साथी की हत्या का सिलसिला क्यों चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखिए लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो कुछ भी कोई भी जगह क्यों ना। उत्तर प्रदेश के 3 शहर 3 जिलों से ऐसी खबरें सामने आई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को या फिर यूं भी कहे कि पूरे देश को सन कर दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ इन्हीं मसलों को लेकर के चर्चा हो रही है। सौरभ हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि औरैया और मुजफ्फरनगर से भी ऐसी ही वारदातें सामने आ गई है। तो ये तमाम जो घटना है कई सारे सवाल जो है वो उठा देती है। इन्हीं सवालों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। माननीय श्रीवास्तव मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, सोमैया प्रवीण वकील फैमिली कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, बरखत रेहान अध्यक्ष पुरुष आयोग की हमारे साथ जुड़ी हुई है, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़े हुए हैं और प्रशोभा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले प्रशोभा का ही रुख करते हैं। प्रशोभा, आपके पास क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? मामले को लेकर पूरा इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। कौन सा हथियार लेके गले को चीर किया है और वो हथियार अभी कहाँ है, और इसके साथ साथ यहाँ का कोरमंगला लिमिट्स में आने वाले डीसीपी एसआर फातिमा बेबी जी न्यूज मीडिया को एक खबर दी गई है। वो क्या है, मतलब अभी फिलहाल पुणे से अभी वो अक्यूज को बेंगलुरु लेने वाले हैं और आने के बाद उनसे पूछताछ करेंगे क्यों ऐसा हुआ। मतलब ये सारे घटने एक ही तरफ से उंगली उठाए जा रहा है। वो क्या है, मानसिकता, मतलब ये मेंटल स्ट्रेस किस हद तक पहुंच रही है या इसके पीछे और भी कुछ कारण है, क्योंकि एक हत्या करने तक जाने वाले मानसिकता ये अभी कौन सा लेवल पर पहुंचे है, ये पूरा पूछताछ अभी कोरमंगला पुलिस लिमिट ने करने वाले हैं। चलिए ठीक है प्रशोभा, आपका रुख करेंगे। मुजफ्फरनगर का एक बार रुख कर लेते हैं। अंकित मित्तल वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास क्या कुछ जानकारी फिलहाल, कहां तक पहुंचा ये मामला, क्या अपडेट ताजा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मेरठ का डरम कांड अभी थमा ही नहीं था, मुजफ्फरनगर में कॉफी कांड ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी। हम इस समय पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनके साथ मौजूद है, परिवार मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था, किस तरह का वो लड़का था या फिर उसकी वाइफ किस तरह की थी, क्या कारण रहा इस पूरे घटनाक्रम में, क्या मानते हैं क्या कारण रहा, किस तरह घटनाक्रम? भैया 9 फरवरी को 2023 में मेरे भैया की शादी हुई पिंकी और सना से। तो और शादी के बाद 2 महीने बाद से इनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। लड़ाई झगड़े इस बात पे शुरू हुए, उसके बॉयफ्रेंड के साथ मेरे भैया ने मनाली के फोटो देख लिए। भैया ने पूछा ये कौन है, तो उसने कहा पहले तो बताना रही, टाल मटोल कर रही, जब बताया तो बताया मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद में इनकी बीच में फिर लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। उस दिन क्या हुआ जिस दिन जहर वाला? उस दिन भाई ड्यूटी से आया जॉब से शाम के टाइम, तो उस नाम पिंकी बोली सना कि दूध ला दो, जबकि हमारे घर में पशु पलते हैं और 3-4 लीटर दूध हमारे घर में ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। उसने ना घर का दूध इस्तेमाल करके उसने बाहर से दूध मंगाया। दूध मंगाने के बाद में उसने कॉफी बनाई। कॉफी पता नहीं खुद पी के नहीं है, मुझे नहीं पता, बट उसने मेरे भाई को कॉफी बना के दी। कॉफी पीने के 2-3 मिनट बाद मेरे भाई की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ती जैसे हालात तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो भैया ने उल्टी करी। उल्टी करने के बाद भैया की बेहोशी में पहुंच गया भैया। मेरी मौसी यहीं पे खड़ी, मेरी भाभी भी यहीं पे खड़ी, उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। भाभी ने खड़ी हुई चुप देखती रही। फिर मेरी मौसी ने मोहल्ले के लड़के इकट्ठे करे, उसके यार दोस्त, उन्हें बुलाया और उन्हें एम्बुलेंस बुला के खतौली लेके चले गए। खतौली लेने के बाद में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करा। जब उनके हाथ से बाहर बात निकल गई तो उन्होंने मेरठ के लिए एडमिट कर दिया। क्या स्थिति है अब? क्या मेरे भैया की 3 दिन तक तो बिल्कुल हालत खराब रही है, अब जाके थोड़ा बोल चाल रहे हैं, होश में आए हैं। क्या बताया उन्होंने, क्या कारण रहा, क्या हो रहा था, क्यों ऐसा हुआ? डॉक्टर ये तो भैया तो बोले हैं पॉइजन दिया है, और ये तो डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर भी पॉइजन बता रहे हैं जहां तक भी अपनी रिपोर्ट में। आप अनुज के साथ के हैं, क्या कुछ बताया कभी, क्या होता था, क्या झगड़ा था, क्या लगता है? ये देखो, लड़की की जब इन दोनों की शादी हुई है, जब से ही इनमें आपस में तनाव है। 1-1.5 महीने के बाद ही लड़की अधिकतर झूठ बोलती है। अब ये बताओ, जब शादी हुई, दिखाई के, स्टेज के सब पैसे, हम उसके दोस्त हैं, आज तक यहाँ से एक सुई नहीं उठती, पर उसने कहा कि यहाँ से चोरी हुई मेरे पैसे। ठीक है जी। जब एक बार सुलह हुई, इनमें इनके घर के बुलाए गए, इनके घर के भी आए थे, हम भी थे, 1-2 आदमी और बाहर का भी था। तो इनके पास एक ऐसा मल्टीमीडिया बड़ा फोन था जो उसमें से सिम निकाल के तो अपने भैया को दे दिया या अपने पति को दे दिया। फिर वो फोन गायब हो गया, वो फोन आज तक नहीं पता कहाँ है। उसी से ही बात होती थी उनकी वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, रात भर, दिन भर, या मतलब वो ड्यूटी गया जब भी बात करी उसने। आज कभी कभी ऐसा हो कि नाइट में नहीं आया तो नाइट में बात करी। वो बोलता है कि शादी के 1 साल तक, 1.5 साल तक साड़ी बंदों पर नहीं बांधी। उनके पिताजी यहाँ बैठ के पूजा करते हैं, उनके सामने चप्पल लेके घूमती है। उसने 10 बार मना करा, फिर भी नहीं मानते, गुरुजी है।
क्या लगता है, आपके भी दोस्त हैं वे, क्या कुछ कभी बताया, क्या स्थिति रही, आखिर इतना बड़ा कदम जो उसकी पत्नी ने उठाया, क्या लगता है? 11 मार्च को मेरी लड़की का जन्मदिन था, उस दिन मेरी से उससे बात हुई। वो सबसे लेट आया था उस प्रोग्राम में, वो हॉस्पिटल में जॉब करता है तो लेट ही रहता है ज्यादातर। तो उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे तनाव चल रहा आपस में कि गलत है तुम्हारी भाभी। मैंने उससे कहा कि तुम चलो प्यार से समझा लेंगे। उसके बाद मैं ड्यूटी चला गया और मुझे कल पता लगा था कि ऐसे ऐसे बात होगी। मैं रात ही वापस आया ड्यूटी से। तो मेरे साथ तो कुछ महिलाएं भी मौजूद है गांव की, क्या कभी कुछ बताया, जैसे उनकी मम्मी से आपकी बातचीत होती रहती है, बहू के बारे में कुछ बताया हो? बस यही है, घर का काम नहीं करते, बर्तन साफ नहीं करते, खाना नहीं बनाते, झाड़ू नहीं लगाते, अपना अपना खाना बनाते हैं, इनका किसी का नहीं बनाते। आपको कुछ बताया हो आंटी ने? बस ये लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है उनमें आपसी में। लड़ाई झगड़े का कोई कारण बताया गया हो, कभी कुछ पता लगा हो, जैसे आप पड़ोस की महिलाएं? कारण है वो फोन करती तब पकड़े उन्होंने 3-4 दफे, यही कारण है। उसके बाद के ऊपर ही लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। आप बहन है, कभी शिकायत की हो भाई ने कि उनकी पत्नी क्या व्यवहार रखती है उनसे, या फिर किसी और तरह का कोई मसला सामने है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताता था। भाई पर डिप्रेशन में रहता था, लेकिन मम्मी से बात होती थी तो मम्मी बताती थी कि भाई ऐसे बात हो रही, घर में ये लड़ाई कर रही है या वो कर रही है। भाई से पूछते, वो कहता कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, पर लड़की का चाल चलन सही नहीं था और वो बात करती थी। कब पता लगा आपको, ये जब घटना हुई है, घटना के कितने घंटे बाद, ये क्या पता लगा? और क्या जिस दिन इसने ये खाया था, मेरे को रात को फोन गया था 11:30 बजे। भाई के दोस्त ने फोन किया था कि दीदी भाई को कुछ दे दिया है, ऐसे ऐसे भाई की बहुत सीरियस हालत है, मेरठ लेके जा रहे भाई को, आप आ जाओ। आप पड़ोस की महिला हैं, क्या कुछ कभी पता लगा हो क्या कारण? नहीं जी, बस ये बताया था हमें भी लड़ाई वड़ाई के बारे में जी, ये पता जी हमें। तो आपको? बस जी हमें तो ये लड़ाई झगड़ा का ही पता होता, हमें कुछ नहीं पता जी। ये गांव के लोग थे और पड़ोस के थे और परिवार के लोग भी थे, इनका कहना है कि वो डिप्रेशन में रहने लगा था पत्नी के व्यवहार के। चलिए ठीक है अंकित, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ पूनम मित्तल जुड़ी हुई है, पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ी है। पूनम शर्मा का रुख कर लेते हैं। पूनम, जिस तरीके से पूरे मामले को अंजाम दिया गया, क्या आप पहले से ही घर में कोई विवाद चल रहा था, क्या आपको कोई भनक थी इन सब चीजों को लेकर के, या फिर आपके भाई की तरफ से कभी जिक्र किया गया हो? मैम भाई से हमको खेलने की कोशिश करते थे ना, तो भाई हमें कभी गुमसुम रहता था, एकदम में रहता था, कभी हमसे कुछ नहीं बताया। कभी कुछ नहीं बात बताई कि लड़ाई हो रही है, किस बात से हो रही है, क्यों हो रही है? हमें भैया ने कुछ नहीं बताया हमें। इस पूरे मामले को लेकर के आपको कब जानकारी हुई? जब भैया ने जब भाई को जॉब किया ना, भैया हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जब पता चला हमें सब। कब पता चला आपको? जी, कब सीरियस हालत तब पता चला। इन्होंने फोन कर बात होगी तब हम लोगों को इसका पता चला। इससे पहले आपको कभी कोई जानकारी नहीं थी? आपको नहीं, या फिर आपके घर में से किसी से बात की हो, आपकी मम्मी से, पापा से, कभी तो कोई जिक्र किया होगा लड़ाई झगड़े के लेकर के? जी मैम, मुझे कुछ नहीं बताया मेरे भाई ने। तो आपकी माता जी को या फिर पापा को, किसी दोस्त को, आसपास पड़ोस में कभी कोई जिक्र किया गया हो? हाँ, इन लोगों को पता है। तो आपने भी तो कभी सुना होगा ना, जिन्हें पता है उनसे। अपनी मर्जी का काम करते थे बस, जो आप होने का भी करा अपनी मर्जी। अब बस ये कहा कि फोन पे इतनी बातें कहाँ कराए, छत पे जाकर बातें करते थे। संचित सैनी है, डॉक्टर सैनी है, जो उनके दोस्त हैं। तो आप लोगों ने कभी बैठा करके समझाने की कोशिश नहीं की, या फिर आपके भाई की तरफ से कभी कोशिश नहीं की गई क्या समझाने की? हाँ जी, आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? घर में विवाद हो रहा है, कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की, या फिर आपकी भाभी की तरफ से आपको कभी कुछ शिकायत की गई हो? लड़की के पक्ष से भी आए, हम भी बैठे समझाए भी है, पर तुम नहीं मानते तो क्या करें? हमने तो कहा है कि दोनों के साथ रहना, पर दोनों का यही है, लड़का अगर कुछ काम तो नहीं करता। अब वो 15 दिन के लिए पुलिस काउंसलिंग आई हमारे घर पे, महिला पुलिस है। फिर आगे महिला थाने से वो हमारे घर पर पुलिस काउंसलिंग के लिए, पुलिस काउंसलिंग करके पूछा गया कि आप लोग अपनी लाइफ आगे चलाओ, आगे बढ़ाओ, अगर लड़की ठीक रहती है तो आप लोगों का समझौता हो जाएगा और आप एक दूसरे के साथ रहना।
आने के 15 दिन बाद ऐसा कर दिया। चलिए ठीक है पूनम जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आप सीधा जो है माननी जी का रुख कर लेते हैं। माननी श्रीवास्तव मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। माननी जी, आपने भी सुने होंगे, बहुत सारे किस्से सुने हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही मामले सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बीते 15 से 20 दिन में ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इन मामलों को और इन मामलों के पीछे की वजह क्या आपको समझ में आती है? क्या मानसिक संतुलन खराब है या फिर सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है आजकल? क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। पिछले विगत दिनों में हमने कुछ ऐसे केसेस सुने हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमेशा बहुत हाई रहा। अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जब वुमेन जो है दे आर कमिटिंग मोर इन द पास्ट फ्यू डेज दे आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट मेन। मेन के विरुद्ध ऐसे क्राइम हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज जो सामने फोकस में लाना चाहूंगी वो ये लाना चाहूंगी कि शायद हमारा जो कल्चर है वो कहीं कलेक्टिविस्टिक से ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होता जा रहा है। हमारा सेल्फ पे फोकस ज्यादा है, स्व केंद्रित होता जा रहा है। हमारी टॉलरेंस लेवल कम हो रही है। हमारे वैल्यू सिस्टम में कहीं पे डगमगा रहा है हमारा वैल्यू सिस्टम, और हमारा एग्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो इतना मधुर रिश्ता है एक पति और एक पत्नी का, उसमें ऐसे केसेस आ रहे हैं। एग्रेशन लेवल बढ़ने की वजह? अग्रेशन लेवल बढ़ने की वजह स्वकेंद्रता बढ़ना, कि हर आदमी सेल्फ फोकस्ड हो रहा है, अपनी खुशी पे ज्यादा फोकस उसका जा रहा है इन कंपैरिजन टू जो एक हमारा इंडियन सोसाइटी का एक जो मेन एसेंस है कि वो एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है और हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर लेके चलते हैं, तो शायद हम ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमेशा हाई रहा है, तो कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लेवल को भी जताता है। और एक चीज और एज अ सोसाइटी जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कहना चाहूंगी कि क्राइम है, चाहे वो वुमेन कमिट करें चाहे वो मेन कमिट करें। तो जेंडर हमें जो है क्राइम को जो जज करना चाहिए वो उसकी मेरिट पे जज करना चाहिए, और कहीं पे भी हमारी ये जो क्राइम कमिट हो रहा है बाय वुमेन ये रिवील नहीं करे हमारे कलेक्टिव फियर्स को। ये जो चेंजिंग जेंडर रोल्स हैं, कहीं पे जो एक सब कॉन्शियस हमारा एक रेजिस्टेंस है टू इक्वालिटी, और कहीं पे जो टेंडेंसी टू फ्रेम वुमेन एज जो एक हमारा या तो एंजेलिक या मॉन्स्टरस, तो ये भी हमें देखना है, क्योंकि क्राइम तो क्राइम की तरह ही परसीव होना चाहिए, वो चाहे मेन कमिट करे चाहे वुमेन कमिट करे, लेकिन उसको सेंसेशनलाइज हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम बिगिन के स्टैटिस्टिक्स को देखें, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स को देखें और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखें, तो हमें ये दिखेगा कि कितना ज्यादा क्राइम ये रोजमर्रा एवरी अगर 17 सेकेंड्स पे एक रेप हो रहा है, तो ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज मोर। लेकिन चूंकि अब ये जेंडर रोल्स चेंज हो रहे हैं और एक हमारा सब कॉन्शियस एक रेजिस्टेंस है टू इक्वालिटी, तो इसको शायद हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और ये जो वुमेन के क्राइम है इनको हमें सेंसेशनलाइज ना करके क्राइम को क्राइम की तरह देखना है, और हमारा जो जस्टिस होना चाहिए वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है माननी जी, लौटेंगे आपके पास। सोमैया परवीन का रुख करेंगे। सोमैया परवीन के पास आते हुए, सोमैया जी देखिए, आपने देखा सुना, माननी जी को भी सुना, उनका तो कहना है कि सेल्फ लव की वजह से, फ्रस्ट्रेशन लेवल की वजह से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर कानून के नजरिए से देखें तो हमेशा हमने देखा है दहेज प्रताड़ित का कानून बना हुआ है, लेकिन पुरुषों के लिए क्या कोई ऐसा कानून किस तरीके से पूरे मामले सामने आते हैं, तो महिलाओं को किस कानून के तहत क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए अलग से कोई मतलब ये नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है कि इस क्राइम के लिए महिला को ये सजा दी जाएगी। अभी माननीय जी ने बहुत अच्छा एक बात कहा कि जो क्राइम है उसके लिए जो पेनल्टीज होनी चाहिए वो बोथ मेन एंड वुमेन सेम होना चाहिए, ये जेंडर बायस नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ मानते हैं एक टाइम पे वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब वो चीज कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी की तरफ रुक कर गई है, और ये दोनों तरफ से भी सेम चीजें आ रही हैं कि महिला भी जितनी क्राइम में भागीदारी हो रही है, मेन भी उतना ही भागीदारी हो रही है। लेकिन प्रश्न ये है सबसे ज्यादा कि ये कपल्स के बीच में आजकल ये क्यों हो रहा है? क्या इस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जो मैरिज इंस्टीट्यूट है वो टूट रहा है? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही है।
ये हालांकि ये बातचीत होने का एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि एक मैरिज के ऊपर काफी सारी चीजें टिकी हुई होती है। उनके बच्चों का भविष्य, दो परिवारों के बीच एक मतलब जो बंधन होता है वो, और भी सोशल बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मैरिज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे एक दूसरे का साथ पसंद ना हो, चाहे कोई किसी और की तरफ आकृष्ट हो रहा है इंसान, तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए वो है मैरिज काउंसलिंग। हर स्टेट में, हर जिले में, हर सिटीज में इसके चेंबर्स होने चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे किसी एनजीओ की तरफ से हो, चाहे प्राइवेट चीजें हो, लेकिन होनी चाहिए। हाँ, चर्चा जरूरी हो जाती है जब मामले सामने बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है सुमैया जी, लौटेंगे आपके पास। बरखा त्रेहान हमारे साथ जुड़ी हुई है, अध्यक्ष पुरुष आयोग की। अक्सर बरखा जी पुरुषों के लिए आवाज उठाती रही, अब लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, बरखा जी क्या कहेंगी? देखिए, बहुत दुखद है जो मामले आ रहे हैं सामने, बहुत दुखद है। ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, बहुत बार पहले भी आए, इन्हें दबाया जाता था। लाखों पुरुष जो इस देश में आत्महत्या कर रहे थे, जिसकी दर मैं ऑलरेडी बहुत बार जीत पे ही बता चुकी हूँ, 3 गुना 2 साल पहले थी, अभी 4 गुना। वो आत्महत्या भी अबेटमेंट टू सुसाइड के अंडर बहुत सारे केसेस, वहां पर भी मर्डर ही थे। ये तो हत्याएं हो रही, जघन्य अपराध हो रहे हैं। अपराधी महिलाओं को कड़े से कड़ी दंड मिलना चाहिए। इनके परिवार वाले तो फांसी की सजा मांग कर रहे हैं, चाहे वो सौरभ के परिवार वाले हो, चाहे अभी ये जो मेरठ वाला कांड हुआ है, चाहे आगरा में जो कांड हुआ है, वहां पे जो टीसीएस के जो मैनेजर हैं उसकी बहन ये केस बार बार पुलिस वालों के पास जा रही है, पूरा केस डील कर रही है बहन उनका। मैंने आज भी पुलिस वालों से बात करी है, लड़की जो है फरार है। आप बताइए, 1-2 महीने हो गए पुलिस लड़की को नहीं पकड़ पा रही, वो फरार है। आज टीम जा रही है मुंबई में उन्हें ढूंढने, ऐसा मुझे बताया गया, मैंने जब पुलिस से बातचीत करी है। तो ये जघन्य अपराध हैं और ये लड़कियां भाग जाती हैं, पकड़ में भी नहीं आती, इनको कड़ी सजा की बस हम टीवी पे बैठ के मांग कर लेते हैं। एक लड़की जिसकी फांसी की सजा तय हो गई थी, जिसने एक ही परिवार के 7 सदस्यों को मारा था, आज भी उसकी फांसी रुकी हुई है, कहीं फांसी नहीं हुई है। जबकि क्राइम हैज नो जेंडर। हैंग द रेपिस्ट कहते हैं तो हैंग द फॉल्स अक्यूजर भी होना चाहिए। और जो ये जघन्य अपराध को मुस्कान जैसी लड़कियों ने जो अंजाम दिया है अपने लवर के साथ लेकर, कि ये हमारी दिखा रहा है सोसाइटी कितना नीचे गिर गई है, संस्कार विहीन हो गए हैं हम ये कपल्स जो जितना ही हमारे संस्कारों से दूर जा रहे हैं, बड़े बूढ़ों के साथ कोई बात नहीं शेयर की जाती, उनके साथ रहना नहीं चाहते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बात नहीं की जाती, बात नहीं की जा सकती। अभी सुमैया जी भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके के मामले जो है पति पत्नी के बीच अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो आप मैरिज काउंसलिंग की बात करें, वहां मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मैरिज काउंसलिंग हर केस में होती है, लेकिन जब लड़के को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है कि तेरे माँ बाप को जेल में बंद करा दूंगी, तेरे भाई बहन को जेल में बंद करा दूंगी, और इवेंचुअली डाइवोर्स की तैयारी होती है ना, तब लड़की कहती है 4 करोड़ एलिमनी दे दो, 3 करोड़ एलिमनी दे दो, 2 करोड़ दे दो। ये तो नॉर्मल रेट चल रहा है, नॉर्मल, बहुत कम। तो कहां से लाए ये लड़के, कहां से लाए? इसीलिए तो या तो मर जाते हैं या इन्हें काट के नीले ड्रम में बंद कर दिया जाता। दुर्भाग्य यही तो है कि लड़कों के लिए ना तो कोई कानून है, ना कोई हेल्पलाइन नंबर है। तो आपकी मांग सिर्फ यही है कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए, जितनी रियायतें, जितनी राहत महिलाओं को दी गई है कानून की तरफ से, उतनी ही पुरुषों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, चलिए ठीक है बरखा जी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, 3 शहर और 3 मैरिज और इस तरीके के मामले सामने आ रहे, तो तमाम सवाल जो है वो उठा दिए जाते हैं। हर तरफ से अलग अलग ओपिनियन जो है, अलग अलग राय जो है वो सामने आती है। किसी का कहना है कि मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, किन्हीं का कहना है कि पुरुषों के लिए भी कानून होने चाहिए। जो महिलाओं को कानूनों में इतनी राहत दी हुई है, इस वजह से ये घटनाएं जो है सामने आ रहे हैं। और कई लोगों का कहना है कि सेल्फ लव की वजह से, हम अपने आप से इतना प्यार कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों से हम बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझते। अब किन वजहों से इस तरीके की हत्याएं जो है सामने आ रही हैं, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये आगे वक्त आएगा जब धीरे धीरे बातचीत होगी, चर्चा होगी, पूरे मामले का खुलासा होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा।